Audio Jungle. Audio Jungle. साहब श्री कांशीराम जी के दिशा निर्देशन में बहुजन समाज की मूवमेंट आंदोलन इसको चलाने के लिए उन्होंने एक बहुजन फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था। पुराने लोगों को इसकी खबर है, नए लोगों को इसकी खबर नहीं है, लेकिन बहुजन फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था। उसका मैं भी एक ट्रस्टी था। जबकि ये बातें हम कभी पब्लिक में बताते नहीं थे, लेकिन आज जो साहब श्री कांशीराम जी नहीं है तो ये बताना भी जरूरी है कि हम उसके ट्रस्ट के, मैं खुद उसका ट्रस्टी था। साहब बीमार हो गए और वो ट्रस्ट भी बीमार हो गया। साहब का अंतकाल हो गया और वो ट्रस्ट का भी अंतकाल हो गया। किसने किया ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। तेवढं पानं तुमच्या मामा देशमुखच्या भाषेमध्ये तुमचं तापलेलं आहे। वो ट्रस्ट का भी अंतकाल हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो कांशीराम साहब के तौर तरीके थे, इसका जिक्र 2 साल पहले मैंने किया था, एक मीटिंग के रूप में किया था कि आने वाले दिनों में एक कांशीराम साहब के नाम पे ट्रस्ट बीआरएसपी के माध्यम से बनाया जाएगा। और आज मैं उसका ऐलान कर रहा हूं कि ऐसा ट्रस्ट बन चुका है जिसका नाम है कांशीराम फाउंडेशन। कांशीराम फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बन चुका है और वो ट्रस्ट के लिए, कांशीराम जी मेमोरियल बनाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विशेष फुटाने, इन्होंने अपनी कुछ जमीन भी ट्रस्ट को दान कर दी है। और ऐसे ही जमीन पर एक कांशीराम जी मेमोरियल खड़ा होगा। अगर उत्तर प्रदेश इतिहास मिटाने वाला राज्य बनता है तो महाराष्ट्र इतिहास बनाने वालों का राज है। अगर कोई कांशीराम जी के इतिहास को दफनाना चाहता है, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि थोड़े देर पहले आपने कांशीराम जी की जुबान सुनी। ओपनली बीजेपी को चैलेंज देने वाला कांशीराम जी की जुबान सुनी। अडवाणी वाजपेयी को ये कांशीराम रोकेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला इस देश में बहुजनों का अगर कोई नेता है या था तो बाबा साहब के बाद वो सरताज सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब के आंदोलन पर चला जाता है। उनकी जुबान आपने सुनी, ये कांशीराम रोकेगा, उस कांग्रेस को भी रोकेगा, उस बीजेपी को भी रोकेगा। चुनाव लड़के कांग्रेस को हराएगा, चुनाव ना लड़के बीजेपी को हराएगा। जहां हाथी नहीं चल रहा है वहां ये कांशीराम का ऐलान होगा कि बीजेपी को हराने वाले लोगों को वोट देना चाहिए। ये क्लिप ऐसे वैसे नहीं सुनी है, बहुत सोच समझ कर चुनी, क्योंकि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और नतीजे देश के सामने, दुनिया के सामने है। उस चुनाव ने
कांशीराम जी के मूवमेंट को कहां तक लाकर रख दिया। कोई कहेगा आप लोगों ने क्या किया? कोई कह सकता है आप लोगों ने क्या किया? उनको खुला जवाब है पूरे सबूत के साथ, जितना संभालने का काम करने का था उतना ईमानदारी के साथ किया, लेकिन गद्दारी पर तुले हुए नेतृत्व को रोकने का काम पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता के बस के बाहर का होता है। परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। जब भी हम लोगों को अपने हुनर और ताकत दिखाने का मौका मिला तो 2014 में यही डॉक्टर माने इस नागपुर के धरती पर खड़ा था, 3 महीने के लिए खड़ा था, 9 महीने नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद 4-6 महीने के अंदर कांग्रेस वालों को कहीं जमीन पे पटक के रखने का काम हम लोगों ने अपने ईमानदारी के साथ किया था। कांशीराम जी कहते जिस जगह पे हाथी नहीं चलेगा वहां बीजेपी को हराने वाले को वोट दो। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर हमें वोट नहीं पड़ेगा तो एसपी को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे बीजेपी के तरफ जाएगा तो भी चलेगा। क्या हुआ? पूर्वांचल के सारे दलितों के साथ मायावती ने हमेशा मुसलमानों के सर पे ठिकरा फोड़ा, हमेशा। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये 2012 में भी बताया, 2014 लोकसभा में भी बताया और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भी, और अभी 2022 में। मायावती जी, अगर मुसलमान वोट नहीं देता है तो 98 कैंडिडेट खड़े क्यों करते हो? टिकट क्यों देते हो? और उसमें तो 60 जगह पे उत्तर प्रदेश में, 60 जगह पे उत्तर प्रदेश में, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इस तरह की रणनीति लड़कर अगर कांशीराम जी के आंदोलन पर बड़ी इमारत का फायदा लेकर कोई चुनाव मैदान में उतरेगा तो उसका हाल जो होगा वो देखा ना। 60 जगह पर तो स्टिंग ऑपरेशन है, सबूत इकट्ठे किए गए, टिकटें कैसी बेची गई, बीजेपी कैसे जीतेगी इसका विचार किया गया। एक तरफ वो कांशीराम साहब जो खुलेआम कहता था अटल अडवाणी वाजपेयी को मैं रोकूंगा, और एक तरफ ये नजारा। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये कोई अकेली बीएसपी की हार नहीं है, माननी भी नहीं चाहिए, किसी को खुशी भी नहीं होनी चाहिए। बात तो दुख की है, बात तो चिंता की है। ये कोई अकेली मायावती की विरासत नहीं थी। ये विरासत खड़ी करने के लिए देश के पेंटर से लेकर कई कर्मचारियों के साथ कर्मठ कार्यकर्ता का खून लगा था। उसने अपने खून से बहुजन आंदोलन की सिंचाई की थी, इसलिए उसकी हार होना ये अकेले कोई मायावती की हार नहीं है, ये पूरे कांशीराम के आंदोलन की हार है और बहुजन समाज के सारे महापुरुषों के आंदोलन की हत्या मायावती ने की है। मैंने कभी आज तक क्रिटिसाइज नहीं किया, मायावती के ऊपर मैंने कभी शब्द के प्रहार भी नहीं किए, लेकिन अब मजबूरी है। मजबूरी ये नहीं कि मेरी पार्टी बढ़नी चाहिए, ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है। मजबूरी ये है
कि लोगों के सामने सच आना चाहिए, तो दोबारा लोग ऐसे नेता को पैदा करना बंद कर दे, ताकि बहुजन समाज के आंदोलन की नीलामी कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इसका अगर इंतजाम करना है तो सच कितना भी कड़वा हो और लोगों के सामने रखना तो होगा, किसी न किसी को तो रखना होगा। कोई न कोई तो हिम्मत वाला होना चाहिए, जो कांशीराम जैसा कहता था कि मैं रोकूंगा बीजेपी को, तो वो भी हिम्मत हम लोगों में उतनी ही ताकत के साथ होनी चाहिए, वरना हम भी उन कमीनों के साथ शरीक है, उन नालायकों के साथ हम भी शरीक है। उन नालायकों में आप लोग नहीं होना चाहिए। कीमत चुकानी पड़ती है, जरूर चुकाएंगे। कांशीराम साहब ने चुकाई, बाबा साहब ने चुकाई, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है, हमें भी कीमत चुकाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और पीछे नहीं हटने चाहिए। नहीं तो हम भी बाबा साहब की सच्ची औलाद नहीं है, ये खुले दिल से हम लोगों को कबूल करना चाहिए। क्या नजर आया? क्या नजर आया? चुनाव नतीजे आए और शाम को पंजाब में केजरीवाल अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अच्छी बात है भाई, जो पार्टी जीतेगी वो जश्न तो मनाएगी, वो अपना जश्न मना रहा है, लेकिन नारा दे रहा है। नारा क्या दे रहा है? बाबा साहब का सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। सुना ना टेलीविजन पे, केजरीवाल करेगा पूरा। पंजाब किसी वक्त में कांशीराम साहब के जमाने में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 9 एमएलए। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये तो बात अलग है। 9 एमएलए, 34% आबादी, और जिस इलाके से साहब श्री कांशीराम जी आते हैं वो दोआबा रीजन में 40% शेड्यूल कास्ट की आबादी। ऐसे पंजाब में कौन नारा लगाता है? केजरीवाल कहता है बाबा साहब का सपना अधूरा कांशीराम जी करेंगे पूरा। अब यहां मुझे केजरीवाल की दया नहीं आती है, उसके ऊपर ना मुझे तरस आता है, क्योंकि मेरा दावा है आने वाले 10 साल के बाद यही केजरीवाल भी बीजेपी के कतार में खड़ा होगा। ये आज मैं 10 साल पहले प्रिडिक्शन दे रहा हूं, आज ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि 10 साल के बाद यही केजरीवाल बीजेपी के लाइन में खड़ा होगा। मायावती जी के बारे में किसी ने प्रिडिक्शन तो नहीं किया था ना, इसलिए केजरीवाल क्या कहता है वो एक अलग बात है। लेकिन जिस धरती ने पंजाब में कांशीराम जैसा एक महानायक हमको दिया, वहां भी बाबा साहब का सपना पूरा करने का ठेका एक बनिया ले रहा है, एक बनिया ले रहा है, और दफन करने का कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश ले रहा है। जो उत्तर प्रदेश के लोग यहां आकर हमें कहते थे महाराष्ट्र वाले कमीने हैं, बिकने वाले हैं, बिकने वाले हैं, वो जो कहता था ना, वो सांड, सांड समझते ना, सांड, वो सांड कभी बीएसपी छोड़कर भाग गया। शायद मायावती को भी पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। 3 बार राज्यसभा में बैठा, जिसने महाराष्ट्र का पूरा सत्यानाश करके रखा। वो यहां आकर कहता था कि महाराष्ट्र के लोग नालायक है। अब तेरी लायकी किधर है भाई? तू किसके दरवाजे के ऊपर है? जहां कुत्ते की भी जगह नहीं, उसके भी नीचे जगह जाके तुम बैठे हो
और तुम यहां आकर महाराष्ट्र के लोगों को गाली देते थे। इसके आगे और भी दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के लोगों की औकात क्या होती है और तेरे जैसे कुत्तों की औकात क्या होती है। आने वाले दिनों में ये हम आप लोगों को दिखा कर रहेंगे। मैं किसी समाज की बात नहीं करता, कोई समाज कभी गुनहगार नहीं होता, उसके चंद गुलाम लोग होते हैं, चमचे होते, दलाल होते हैं, इनके कारण पूरा समाज बदनाम होता है। जिन्होंने अपना जहर उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश पर फैलाया, वो यहां आकर यहां के लोगों की कि भाई आप मूवमेंट के लायक नहीं हो, आप आंदोलन के लायक नहीं हो। और अभी जब सारे लोगों का वोट लूट गया तो फिर बचा कहां? बचा कहां? और जब बचा कहां, इसका जब हिसाब लगाते हैं तो चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ने साथ नहीं दिया, पिछड़ों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जैसे अगड़ों ने सारा का सारा वोट इसी को ही दिया। कहने लगी है पिछड़े वोट नहीं दिए, दलितों ने वोट नहीं दिए। 97 जगह पे डिपॉजिट गया, जो बीएसपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 97 सीटों पे डिपॉजिट गया। 403 सीटों में से सिर्फ 17 नंबर पर 2 नंबर पे रहे। और उत्तर प्रदेश कोई छोटा इलाका है, 75 जिले हैं। महारानी बाहर नहीं निकल रही थी, चाबियां दे दी मिश्रा के हाथ, ये ले ले, तू चला ले दुकान, तू दुकान चला ले। और मिश्रा दुकान चलाता रहा प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप से। प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन होने लगे और मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सारे निर्बुद्ध लोगों के सर पे ठिकरा फोड़ रही थी कि निर्बुद्ध समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा तेरे प्रबुद्ध समाज ने तेरे को कितना वोट दिया, उसका भी जरा हिसाब रखना। कहां गए प्रबुद्ध समाज के लोग जिनके लिए तूने परशुराम की जयंती मनाने तक आदेश अपने पार्टी को, वर्करों को दिया, जिनके लिए तूने खुले मन से पेरियार को रास्ते से हटाया, पेरियार की प्रतिमा को हटाया। अभी मराठी में एक कहावत है, गाढवी गेलं आणि ब्रह्मचर्यही गेलं। राजनीति में सीटें कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन आंदोलन का समाप्त होना यह चिंता का विषय है। बहुजन आंदोलन जिसको कांशीराम साहब ने अपने खून से सींचा, उसकी समाप्ति बर्दाश्ती के बाहर है। चंद दिनों की चमचेगिरी दलाले कर कर बीएसपी में अपने रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को इसका एहसास नहीं होगा, इसका परिणाम उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने मूवमेंट शुरू के बामसेप से डीएस4 के दिनों से जिन्होंने मूवमेंट खड़ी की है, वो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम उत्तर प्रदेश में देखा है। कांशीराम साहब ने एक एक साथी को जोड़कर 12 एमएलए, जब 89 में थे तो 26 एमएलए वाला मुलायम सिंह यादव इसको साथ में लिया और कहे कि मैं रोकूंगा बीजेपी को। पेपर वाले लिखने को तैयार नहीं थे। कांशीराम जी ने पेपर वालों को कहा, तुम नहीं लिखोगे मुझे पता है, लेकिन 93 के चुनाव होने दे,
और 93 के चुनाव के बाद यही कांशीराम तुमको उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास बनाकर दिखाएगा। और 12-13 एमएलए वाला कांशीराम बीएसपी 93 के चुनाव में मिले मुलायम कांशीराम का नारा देकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के धरती से तबाह करने वाला कांशीराम नाम का शख्स है। कांशीराम नाम का आंदोलन है, कांशीराम नाम का बहुजन समाज का आंदोलन है। और दूसरी तरफ बीजेपी को वोट गया तो चलेगा। कौन सी राजनीति है, क्या मजबूरी है? सीबीआई का डर है, इनकम टैक्स का डर है, किसका डर है भाई? और डरपोक आदमी नेता कैसा हो सकता है? जो खुद डर डर के जीता है वो नेता कैसा होता है? वो उत्तर प्रदेश के मुकाबले में वो दक्षिण भारत की अम्मा जयललिता, उसके ऊपर भी शिकंजा कसा, इनकम टैक्स मामले में फंसी, जेल गई। उसने जेल जाना बेहतर समझा, लेकिन अपने पार्टी के साथ सौदा नहीं किया। एक पंडिताइन कर सकती है, मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए उसने पार्टी नहीं बेची। उसके मरने के बाद भी उसके पार्टी की सरकार बनी, उसके लोगों ने सरकार चलाई। उसने जेल जाना पसंद किया, लेकिन अपने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। एक तरफ वो अम्मा है जो कोई बहुजन समाज का आंदोलन नहीं चलाती है, जो ज्यादा टफ होने का कोई सवाल ही नहीं आता बहुजन समाज के मुकाबले में, महिला के मुकाबले में। उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, और जिसके ज्यादा उम्मीद थी उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के कारनामे कौन से थे? कांशीराम जी ने कहा ना कि बीजेपी को रोकने के लिए जिस जगह पे चुनाव नहीं लड़ना है वहां मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी जो देश की सबसे बड़े महाभ्रष्ट पार्टी है, ब्राह्मणवाद की नंबर 1 की पार्टी है, मनुवाद की ठेकेदार नंबर 1 की पार्टी है, उस पार्टी को यह कांशीराम रोकेगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े सोच समझ के साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले उम्मीदवार खड़े किए गए। कांशीराम जी ने हाथी का इस्तेमाल चलवा कर ना चलवा कर बीजेपी कांग्रेस को खत्म करवाने के लिए किया, और मायावती ने हाथी का ही इस्तेमाल बीजेपी को जिंदा रखने के लिए किया। कितनी सीटों का उदाहरण चाहिए? जिसको मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर सवाल अगर मन में आता है तो घर में जाकर वो पढ़ाई करे, डेटा निकाल ले, और वो डेटा के आधार पर स्टडी करके मैं जो कह रहा हूं उस बात को जांच पड़ताल करके, मैं कोई आइवरी टावर पे जेड़ सुरक्षा में रहने वाला नेता नहीं हूं। कभी भी आकर आपके घर में भी बैठकर आपको सारे सबूत देने वाला आदमी हूं, इसलिए कोई शंका लेने की कोई जरूरत नहीं है। शंका लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी ऐसी सीटें मिलेगी जहां सपा का ज्यादा तगड़ा मुसलमान है, वो जीतने की उम्मीद है, तो बराबर बीएसपी का मुसलमान उसके सामने। जहां समाजवादी पार्टी का यादव है, बीएसपी का यादव। किसके लिए भाई? किस कारण? क्या यही कांशीराम जी का आंदोलन है? यही बहुजन समाज का आंदोलन है? अरे बुद्ध ने भी नहीं कहा कि सारे समाज का एक साथ उद्धार होगा। सर्व समाज की भाषा बुद्ध नहीं बोल पाए।
बुद्ध ने भी नहीं कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सर्वजन तक पहुंच गए। सर्वजनों की पार्टियां मैदान में 50 पड़ी है। सर्वजनों की पार्टियां कांग्रेस है, सर्वजनों की पार्टियां बीजेपी है, और केजरीवाल की भी सर्वजन की पार्टी है। जब उनकी सर्वजनों की पार्टी है तो तेरे भी सर्वजन की पार्टी एक हो गई, तो तेरे पार्टी में और उसके पार्टी में फर्क क्या रह गया? अगर 10 पार्टी सर्वजन के नाम पे मैदान में है तो लोग किसके पार्टी को चुनेंगे? और उत्तर प्रदेश के पंडितों ने बराबर चूना लगाया, बराबर चूना लगाया। सारे पंडितों के सम्मेलन, बीजेपी ने अपने सारे पंडित भेज दिए, और मिश्रा उसको लगा सचमुच मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूं। मायावती का आशीर्वाद है तो कुछ भी मुमकिन है। जैसे वो बाकी लोग हैं ना, ये है तो कुछ भी मुमकिन है, वैसे इस बंदे को भी लगा होगा मेरे साथ आशीर्वाद है तो कुछ भी मुमकिन है। सारे पंडित भेजे बीजेपी ने। चुनाव के पहले सम्मेलन हुए, शंख बजाए गए, इनको राजनीति में फंसाया गया, राजनीति में फंसाया गया। एक तो सीबीआई इनकम टैक्स के नाम से, और दूसरे गलत चुनावी तौर तरीके से फंसाया गया। और बड़ी मेहनत से खड़ा हुआ कारवा कांशीराम साहब ने 12 साल के अंदर अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। 84 में बने बीएसपी को 96 में देश की 6ठे नंबर की राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बनाई। मायावती 20 साल नहीं चला पाई। उस 20 साल में 2003 तक तो कांशीराम जी खुद थे, तो पिछले 17 साल में बिना कांशीराम मायावती पार्टी नहीं चला पाई। कैसे चला पाते, कैसे चला पाते? पंजाब देखो, पंजाब में पार्टी चुनाव में थी, मायावती कितनी समाये पंजाब में? एक सभा, एक सभा, पूरे पंजाब के लिए एक सभा। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा, 75 जिलों वाला, 75 डिस्ट्रिक्ट, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है। वो योगी, योगी बोलते योगी, उसने 203 रैलियां की। अखिलेश 206 या 5 रैलियां की। और महारानी की रैलियां कितनी? 18। कैसे खाता खुलेगा? कैसे सीटें जीतेंगे? उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी के आंदोलन संभालना ये कोई महाराष्ट्र वालों की जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो उत्तर प्रदेश के बंदों की ना, जो यहां आकर ज्ञान देने का काम देते थे और महाराष्ट्र वालों को नालायक करके गालियां देकर जाते थे। क्या मायावती की जिम्मेदारी नहीं थी? देखो, बाबा साहब के बाद अगर बाबा साहब को कारवां चलाने में ना असफल रहने हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेता, क्या हम उनको कोसते नहीं थे? क्या हमने उनको कोसा नहीं? क्या महाराष्ट्र में जब बीएसपी शुरू हुई तो क्या रिपब्लिकन नेताओं को हमने कोसा नहीं कि बाबा साहब का कारवां उसी भाषा में चलना चाहिए था, नहीं तो जहां है वहां रुकना चाहिए था, पीछे तो नहीं जाना चाहिए था? क्या उसके लिए हमने रिपब्लिकन नेताओं को दोष नहीं दिया? तो अगर रिपब्लिकन के नेता दोषी है तो क्या मायावती दोषी नहीं होगी? क्या कांशीराम जी की विरासत को राजनीति में हार के रूप में तब्दील करने वाली क्या मायावती उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगी? लेकिन वो समझ चुकी है कि मेरे से आगे कुछ नहीं होगा।
हार मान चुके हैं पूरे के पूरे। शायद चुप रहने से भविष्य में कहीं मेरा गलती से नाम उपराष्ट्रपति के नंबर में आ सकता है। वैसे भी एक राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से ही भेजा है। लालच बहुत बड़ी बला है। कहीं मेरे चुप रहने से आगे का कोई रास्ता खुलेगा? कुछ ना करके ये जिनकी व्यक्तिगत अभिलाषा है, स्वार्थ की जिनकी मंशा है, ये लोग आंदोलन को कुचल देने में पीछे नहीं देख सकते। और आज जब 15 मार्च को कांशीराम साहब की जयंती है तो मायावती कांशीराम जी की एक प्रतिमा है लखनऊ में। एक प्रतिमा है, बहुत सी है लेकिन एक तो है। उस प्रतिमा को सुबह सुबह फूल चढ़ाने गई। कितने लोग थे मालूम है? पार्टी के दफ्तर में काम करने वाले जो टाइपिस्ट वगैरह लोग हैं वो 4 लोग थे। छवि फोटो है, आज सोशल मीडिया पे देख लो। सोशल मीडिया पे है फोटो। 5वां आदमी नहीं। कहां गए तुम्हारे प्रबुद्ध वाले? वो प्रबुद्ध वाला भी नहीं था। वो आज से ही उसने किनारा कर दिया। काम हो गया। गोपीचंद पडलकर, काम हो गया, चलो वापस। गोपीचंद पडलकर मतलब समझते हैं ना? काम हो गया, चलो वापस। काम हो गया, दूसरे दिन कोई मौजूद नहीं। बहुजन समाज में पैदा हुए कमजोर नेताओं के साथ यही होता है। इसका मतलब वो शुरू से ही कमजोर होते ऐसा नहीं। एक एक्सपेरिमेंट होता है। और मैं भी कहता हूं, मायावती के साथ मैंने डायरेक्टली 13 साल तक काम किया। 2008 तक मायावती में मुझे कोई बड़ी गलतियां नजर नहीं आई, लेकिन 2008 में जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मायावती पूरी की पूरी सत्ता के दलालों से घिरी गई और सत्ता में मस्त मदमस्त रहने वाले नेता लोग आंदोलन को भूलने लगे, कारवां को भूलने लगे और परिणाम आज हमारे सामने है। इसलिए शुरू में ही कोई सब कुछ गलत होता है ऐसा नहीं, लेकिन जब अब बाद में गलत सामने आ जाता है तो कांशीराम साहब को भी रिपब्लिकन नेताओं को गलती समझ में आ रही थी। बार बार उन्होंने कहा, गाड़गे महाराज धर्मशाला का उदाहरण बाबा साहब कांशीराम जी बार बार देते थे कि भाई अंबेडकर खाते में 1 सीट आ गई, गांधी के सीटों में खाते में 521 सीटें आई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फैसला किया मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। तब बीएसपी का निर्माण हुआ ना। कांशीराम जी ने ऐसा बीएसपी का निर्माण नहीं किया, और निर्माण भी किया तो 14 अप्रैल 1984 को निर्माण हुआ। 3 दिन का अधिवेशन लाल किले के सामने हुआ। हम सारे लोग उसमें मौजूद थे। और वही अक्टूबर नवंबर 1984 में 84 में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव आए तो महाराष्ट्र के रिपब्लिकन वालों को कांशीराम जी ने कहा, और एक मैं मौका आपको देता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीएसपी नहीं लड़ेगी, और 84 में बीएसपी नहीं लड़ी चुनाव। कांशीराम जी ने आरपीआई वालों को और एक मौका दिया था अंत में, और जब वो नहीं चला पाए तब कांशीराम जी को रास्ता बदलना पड़ा। हम लोगों ने भी 5-6 साल पहले जब शुरुआत की तो ऐसे नहीं की थी कि चलो हमें एक नई दुकान शुरू करनी है, नई पार्टी खड़ी करनी है। ये कोई हमारा मकसद नहीं था, लेकिन गिरते हुए आदमी को संवारने के लिए, मूवमेंट के लिए एक रास्ता बनाना जरूरी था। और वो रास्ता बनाने का काम 6 साल पहले हमने वक्त के आगाज को समझकर
एक वक्त के पहले उसको भाप कर एक नई खोज का रास्ता बनाया और उसी का नाम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी एक रास्ते का नाम रखा गया। हम नहीं कहते, दावा भी नहीं करते कि हम एकाएक उतने बड़े होंगे, उतने ताकत के होंगे। हमारा यह कोई दावा भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में थे, कई लोगों ने मुझे बुलाया था, पार्टी लेकर आओ। कई लोगों को यह बातें पता है। 2017 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जो नागपुर में मुझे मिलने के लिए आए थे, कई बार उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप उत्तर प्रदेश पार्टी लेकर चलो। मैंने मना किया। मैंने कहा कि मायावती जी के साथ मेरे मतभेद है, लेकिन मायावती ये कोई दुश्मनों में मैं उसको गिनना नहीं पसंद करूंगा। कम ज्यादा गलतियां होती है। जो नेता है, आंदोलन चलाता है, उसकी भी कोई मजबूरी होती है, गलतियां होती है, समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं मेरी पार्टी को नहीं लेके आऊंगा। अभी भी 2022 के चुनाव के लिए कई उत्तर प्रदेश के लोग मेरे पास पहुंचे थे। बॉम्बे वाले लोगों को पता है, जब वो लोग आए तो जानबूझ के मैंने बॉम्बे वाले वर्करों को उस मीटिंग में बिठाया ताकि उनको इसका पता हो, ताकि वो लोग उसके विटनेस रहे। मैंने फिर एक बार मना किया कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, वहां आज भी साधारण आदमी के नजर में मायावती गलती है या नहीं एक अलग बात है, लेकिन बहुजन आंदोलन की अपनी एक कीमत है। उस साधारण आदमी की नजर से वो कीमत कम नहीं होना चाहिए, ये मैंने आज तक भूमिका अपने मन पे रखी। मैं प्रकाश आंबेडकर जैसे आग लगाने नहीं गया, वामन मेश्राम जैसे नहीं गया। कितने लोगों के नाम गिना सकता हो। और प्रकाश आंबेडकर जब भी जाते हैं तो मुझे अचरज नहीं होता, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर का यह धंधा पुराना है। जब कांशीराम जी शुरू से उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे थे, तब कभी वीपी सिंह को मदद करने के लिए, कई माई आंबेडकर, कई थे वो हरिद्वार के चुनाव में मदद करने के लिए। ये लोग तो शुरू से ही जाते रहते, शुरू से ही जाते रहते। आज कांशीराम साहब की जयंती है, सारे लोग कांशीराम साहब की फोटो लगाते हैं, अपने हैंडबिल पोस्टर पे भी लगाते हैं। जिन्होंने कांशीराम जी का साथ छोड़ा वो भी लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जाके सौदेबाजी करते हैं, दलाली करते हैं। और ये दलाली करके बीजेपी का काम आसान करते हैं। उसमें कोई ओवैसी होगा, उसमें कोई मेश्राम होगा, कोई और होगा, इनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी छोटे मोटे, इनकी भी कारनामे लोगों ने ध्यान में रखने चाहिए। और आखिरी दाव तो बीजेपी हमेशा खेलती है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के पहले महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ रही थी, तो फडणवीस और बीजेपी प्रकाश आंबेडकर जी को बढ़ाने में लगी थी। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। अगली अपोजिशन पार्टी कोई होगी तो वंचित होगी, अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा तो वंचित का होगा। ये नागपुर निवासी देवेंद्र फडणवीस के मीडिया के ऊपर पब्लिश हुए स्टेटमेंट है। सेम प्रयोग उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर अमित शाह ने किया। जब हाथी चल ही नहीं रहा था तो चलाने की कोशिश, बैठ गया था तो चलाने की कोशिश। और अमित शाह का बयान आता है, बीएसपी आज भी बड़ी पार्टी है। अकेले अमित शाह का बयान नहीं आता, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का बयान आता है।
बीएसपी का अभी भी रिलेवेंस है, ताकि सारे वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाए। वो वोट बीएसपी के पास रुकने चाहिए। 2 धड़ों में वोटों का बंटवारा होना चाहिए। जिस तरह की नीति महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वंचित को लेकर चलाई, सेम नीति का प्रयोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मायावती को लेकर किया। ये सब सुन के, समझ के, क्या मायावती इतनी कमजोर है? क्या वो समझ नहीं सकती? मुझे तो नहीं लगता। 30-40 साल राजनीति में, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में इतनी बड़ी विधानसभा में लीडरशिप करने वाली महिला समझ नहीं सकती, नेतृत्व समझ नहीं सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जरूर समझते हैं, लेकिन असहाय है, हताश है। और इस हताश के कारण चुनाव नतीजे आने के पहले एक दिन पूरी ऑल इंडिया की बीएसपी की बॉडी बदल दी। इसका मतलब मायावती को अंदाज था पार्टी हारने वाली है। चुनाव नतीजों के पहले 9 तारीख को मायावती ने पूरी राष्ट्रीय कमेटी बदल दी। कई विद्रोह का सामना ना करना पड़े, कई विरोध का सामना ना करना पड़े, पूरी राष्ट्रीय कमेटी बदली। और उस कमेटी में बनाए कौन? दिल्ली बीएसपी ऑफिस में कोई टाइपिस्ट है, नाम बताओ, श्रीधर। वो श्रीधर पार्टी का पदाधिकारी। लखनऊ में दफ्तर में कोई टेलीफोन उठाता है, वो अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी। इसका मतलब मायावती को अंदाजा था। 9 तारीख को सारी उथल पुथल की, ताकि भविष्य में मेरे ऊपर कोई सवाल न उठाए। पार्टी कब्जे में है आपके, कौन सवाल उठाएगा? आप चलाते रहिए। लेकिन अगर मायावती में सचमुच बहुजन आंदोलन का एक भी अंश बैलेंस होता तो 10 तारीख के नतीजे आ गए। आज 15 तारीख है, नेता मैदान में आता, ऐलान करता, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, चुनाव हारे कोई बात नहीं, लेकिन 15 तारीख साहब श्री कांशीराम जी का जन्मदिन है। लखनऊ के मैदान में आज भी डटकर खड़े होते और पूरे बीजेपी को दिखाते कि आज भी मायावती जिंदा है, बहुजन आंदोलन जिंदा है। ये वही नेता कर सकता है जिसमें कोई थोड़ा बहुत भी बचा है, थोड़ा बहुत तो बचा है। और इसलिए जिस कांशीराम जी की आवाज आपने सुनी, यही मंच है। एक समय तो रात के 1:30 बजे आए थे यहां, गले में हाथ बांधा था। यही चंद्रमणि नगर का यही स्टेज है। रात के 1:30 बजे आए थे। कुछ नागपुर के कमीनों ने, कमीन लोगों ने फ्लाइट चलाने वाले लोगों को फोन किया था, उसके कारण फ्लाइट रुकवाना पड़ा था। यहां भी अभी भी कमीनों की औलाद नहीं है, ऐसा नहीं है, आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगी। कांशीराम जी की सभा यहां नागपुर में ना हो पाए, इसलिए एक ही फ्लाइट थी बॉम्बे से नागपुर आने के लिए। वो फ्लाइट यहां नहीं आने चाहिए, इसलिए नागपुर के कुछ अपने ही कमीनों ने टेलीफोन किया था और वो फ्लाइट, उसमें फलाना फलाना है। अफरा तफरी मची, फ्लाइट नहीं आया। और फ्लाइट को उड़ने के पहले रफा दफा करके जल्दी जल्दी में फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को उतारा गया। उसमें कांशीराम साहब को भी उतारा गया और उनके हाथ को चोट लगी थी। एयरपोर्ट में ही उसका बैंडिंग वगैरह किया
और जब दूसरी फ्लाइट का इंतजाम हुआ तो वही शख्स इसी मंच पे रात के 1:30 बजे पहुंचा था। रात के 1:30 बजे पहुंचा था। आंदोलन खड़ा करने वाला, चलाने वाला नेता कितनी भी मुसीबत आए वो पीछे नहीं हटता, डरता नहीं है। आह्वान, चैलेंज कितना भी बड़ा हो। इसलिए बाबा साहब के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में, महापुरुषों के कड़ी में किसी और को कोई सम्मान नहीं देता। सिर्फ साहब श्री कांशीराम जी के अलावा और किसी को वो मान सम्मान नहीं मिलता। और इसीलिए आज कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में मूवमेंट के साथ, अंबेडकरी आंदोलन के साथ, बहुजन आंदोलन के साथ गद्दारी करने वाले लोगों की आबादी बढ़ी है, आज भी है, नागपुर में भी है, बड़े पैमाने पे है, आदत लगी है। कोई मुंबई में है, कोई यहां है, लेकिन आप भी लोग तो सभी जगह हो। कहते हैं ना कि उनका ही खून खून है और तुम्हारा खून पानी है। तो किसका खून क्या है ये भी दिखाने का रणांगन बहुत जल्दी आने वाला है। जिस तरह से हमने परसों मुंबई में, ये नजदीक ठाणे है, तो ओबीसी कॉन्फ्रेंस की थी, कल गढ़चिरौली में हुई, परसों ये अपने उमरेड में हुई, ब्रह्मपुरी में हुई। पिछले 3 दिन से हम विदर्भ में पूरी कॉन्फ्रेंसेस करके कांशीराम साहब की तो जयंती तो मनाते हैं, लेकिन अपने आंदोलन को आगे पुशअप करने का, बढ़ाने का काम पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने पैरों पर, किसी के भीख मंगे बनकर नहीं, तो अपने पैरों पर करते हैं। और उसी का परिणाम यह है कि आने वाले दिनों में जो भी साथ चलेगा उनको साथ लेकर चलेंगे। हम अकेले चलने वाले लोग नहीं है। कांशीराम साहब भी मुलायम सिंह को लेकर साथ में चले तो आगे बढ़े। 13 से 89 हो गए, 90 तक पहुंच गए, बहुत से लोगों को साथ में लिया। हम भी सबको साथ, जो आना चाहते हैं उनको लेकर चलते हैं। इस देश में 2 ही नेता है वो अकेले चलना चाहते हैं, वो है मायावती और प्रकाश अंबेडकर। इनको किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी को साथ लेना नहीं है, देना नहीं है। अरे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो भी छोटे मोटे पार्टी को लेकर चलती है। कांग्रेस भी इसी भाषा का प्रयोग करती थी कि हम 150 साल पुरानी पार्टी है, किसी को साथ लेकर नहीं चलेंगे। नतीजा सामने है। प्रकाश अंबेडकर की भी यही भूमिका रहती है, अकेले चलेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मायावती, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये अकेले ऐसा दंभ भरने वाले नेताओं के राजनीति का समय खत्म हुआ है, खत्म हुआ है। उनको ये इंडियन पॉलिटिक्स का डायनामिक्स अगर समझता नहीं है तो उनके साथ देने वालों को इस बात को समझना होगा कि महाराष्ट्र में भी अकेले चलने का दम भरने वाले बड़े बड़े दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई पार्टी हो, वो भी हिम्मत नहीं कर पाती है। तो तुम कौन से ताकत के ऊपर वो हिम्मत करते हो? हिम्मत नहीं है भाई, बेवकूफी है। हिम्मत नहीं है, पागलपन है। हिम्मत नहीं है, उसके पीछे सौदेबाजी है। और ये सौदेबाजी समझकर आने वाले नागपुर के जब कारपोरेशन के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के जो भी झेड़पी तालुका पंचायत के चुनाव होंगे, उन सारे चुनावों में आप लोगों ने अपने ताकत पर खड़ा होना चाहिए। यही आपको अपील करते हुए मान्यवर कांशीराम साहब की जन्मदिन की शुभेच्छा तो नहीं दे सकता। आंदोलन का अंत होना और जन्मदिन की शुभेच्छा देना ये मैच नहीं होता। और इसीलिए
यही आंदोलन का पुनः एक बार खड़ा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।